नमस्कार मित्रों, अभ्युदय क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हम सभी जो है मार्च महीने का करंट अफेयर जो है फिनिश करके फरवरी मंथ में चल रहे थे। फरवरी मंथ के करंट अफेयर हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें आप सभी का इनिशियल एक लेक्चर हो चुका है। उसमें हम लोग जो है नेशनल एक्टिविटीज़ के कुछ फैक्ट जो है एक लेक्चर में कवर कर लिए हैं। उसके बाद नेशनल एक्टिविटीज़ में ही अभी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है बचे हुए हैं, जिनको हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं फरवरी मंथ से रिलेटेड नेशनल एक्टिविटीज़ पर जो है। तो प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी हाल ही में जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है चर्चा में आया है। और क्यों चर्चा में आया है? ये अपने देश का जो है सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जो है मतलब इसे 6 लेन की जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 6 लेन की बनाने की जो है घोषणा कर दी गई है, और इसकी कार्य योजना बना करके जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 6 लेन का जो है निर्मित हो रहा है। तो इस लिहाज से जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। जो एशिया का, तो इंडिया का ही नहीं, एशिया का जो है सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहाँ पर है? ये यूपी के हापुड़ में है। हापुड़ जो है, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में, वहाँ पर जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो है। और ये 6 लेन का बन करके जो है एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा जो है। और यूपी गवर्नमेंट की ये भी योजना है कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क की भी स्थापना की जाएगी। एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो 2 फैक्ट जो है याद रखने लायक है जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आगे बढ़ते हैं, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ की परियोजना है? ये अपने पड़ोसी जो है नेपाल की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना जो है नेपाल में निर्मित हो रही है। और इसे निर्मित कराने में सहयोगी राष्ट्र जो है ये अपना इंडिया है जो है। इंडिया और नेपाल के बीच जो है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता हुआ है। और ये 679 मेगावाट की परियोजना जो है नेपाल में निर्मित की जा रही है। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है इसका निर्माण करेगा जो है। SJVNL सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है जो अपनी इंडिया की कंपनी है जो है, ये वहाँ पर अरुण जल विद्युत, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना जो 679 वाट की है, ये निर्मित करने का कार्य करेगी जो है। दोनों के बीच जो है अपनी इस मतलब कंपनी और वहाँ नेपाल गवर्नमेंट के बीच समझौता हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के हाल ही में अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? ये क्वेश्चन हाल ही में जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो है अध्यक्ष हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा नाम एस.एन. सुब्रमण्यम। एस.एन. सुब्रमण्यम जो है हाल ही में जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि सुरक्षा के लिए जो है कार्य करती है, लेकिन इसका काम जो है केवल बॉर्डर की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि जो है राष्ट्रीय सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जो है। आप लोग समझिए, राष्ट्रीय सुरक्षा मीन्स जो है केवल बॉर्डर की सुरक्षा नहीं जो है कि इंडिया पर कोई हमले ना हो जो है, मतलब
आंतरिक या बाह्य जो है कोई हिंसात्मक गतिविधियाँ ना हो जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करती हैं, उसे रोकना ही जो है राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है। जबकि जो है राष्ट्रीय सुरक्षा जो है इससे कहीं अधिक आगे बढ़ते हुए एक व्यापक अवधारणा है। मतलब जिन जिन तरीकों से जो है राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, उन सभी पर ध्यान देना, उन सारे कारकों पर जो है ध्यान देना जो है और उसको मेंटेन बनाए रखना जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कहलाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, जब राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, क्योंकि इसमें जो है देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यदि राष्ट्र का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जो है तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाता है। जैसे अब एक सेक्टर लीजिए, बेरोजगारी है। अपने इंडिया में यदि बेरोजगारी जो है अधिक बढ़ रही है, भुखमरी अधिक बढ़ रही है, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करेगा। बेरोजगार लोग जो है तरह तरह के गलत कार्यों में जो है संलिप्त होंगे, अवैधानिक कृत्यों को करेंगे। कोई भूखा रहेगा जो है तो पेट भरने के लिए यदि जो है सही कार्य नहीं मिल रहा है तो गलत कार्य की तरफ अग्रसर होगा। तो क्या इससे देश की सुरक्षा जो है, एकता अखंडता नहीं प्रभावित हो रही है? निश्चित ही प्रभावित हो रही है जो है। जातीय जो है जातीय वैमनस्यता, जातीय विभेद या पर्यावरण ही लीजिए जो है, पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि से भी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है जो है। तो जनसंख्या वृद्धि से जो है बहुत सारी देश में समस्याएं आ जाती हैं जो है, विकास कार्य सारे ठप हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये प्रत्यक्ष रूप से जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता को ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। पर्यावरण, यदि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है जो है तो इससे विभिन्न प्रकार की जो है नुकसान हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। तो इन सब का जो है मतलब हमारा मानव समुदाय जो है स्वस्थ नहीं रह पाएगा, मानव समाज, तो एक स्वस्थ मानव संपदा का निर्माण नहीं हो सकेगा। तो इन सब सारे कारकों से राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित होती है किसी न किसी तरीके से जो है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल बॉर्डर की सुरक्षा जो है, भारतीय सीमाओं की सुरक्षा, बल्कि जो है इसके बहुत से कारक जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। बेरोजगारी, भुखमरी, जनसंख्या वृद्धि, जातीय वैमनस्यता, धार्मिक वैमनस्यता आदि बहुत से कारक जो है इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जो किसी न किसी तरीके से राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। तो इन सबको मेंटेन करना जो है इसका कार्य है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को। इन सभी कारकों पर जो है ध्यान देना और यह प्रयास करना ये कि जो है ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है घातक ना बन जाएं, प्रभावित ना करें राष्ट्रीय सुरक्षा को। तो इस दिशा में नीतियाँ बनाती हैं जो है, कार्य करती है ये कौन सी? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अपनी जो है। तो इसके हाल ही में अध्यक्ष जो है एच.एन. सुब्रमण्यम। तो मित्रों, अब आप लोग अच्छी तरीके से जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को समझ गए होंगे, क्योंकि यह एक एकांगी धारणा नहीं है, बल्कि यह जो है एक बहुआयामी धारणा है जो है, और ये बहुत से सेक्टरों से रिलेटेड है जो है। तो इस संस्था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के हाल ही में अध्यक्ष एच.एन. सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। भारत का पहला 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है भारत का किस शहर को मान्यता दी गई? भारत के किस शहर को जो है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई? तो ये अपना जो है हैदराबाद शहर, इंडिया का हैदराबाद शहर जो है इसे T20 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है। ट्री सिटी नाम से ही स्पष्ट है कि ट्री के संदर्भ में, ट्री से रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ बातें होंगी जो है उस शहर में, इसीलिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड नाम दिया गया है, वर्ल्ड अवार्ड प्राप्त किया है, मान्यता प्राप्त की है। तो निश्चित है ट्री से संबंधित वहाँ क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो ट्री सिटी ये अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है? ऐसे शहरों को प्रदान किया जाता है जो कि शहरी वनीकरण के लिए जो है, शहरी वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। शहर में जो है
वनों को बढ़ावा देते हैं, वनारोपण करते हैं, वनों को संरक्षित करते हैं, मतलब जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रह सके जो है। और आजकल जो है इस समय की गंभीर समस्या जो है पर्यावरण समस्या है जो है, इसीलिए जो है ये सब कार्य विविध एजेंसियों द्वारा किए जा रहे हैं। तो हैदराबाद शहर जो है 2020 ट्री सिटी ऑफ दी वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई हैदराबाद को। तो यह हैदराबाद शहर जो है, यहाँ का प्रशासन शहरी वनीकरण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काफ़ी कुछ उत्कृष्ट प्रयास कर रहा है जो है। तो इसीलिए इस शहर को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये किसे प्रदान, और इस पुरस्कार को जो है कौन प्रदान करता है? अर्बन डेवलपमेंट फाउंडेशन। अर्बन मतलब सिटी से रिलेटेड, सिटी अर्बन डेवलपमेंट फाउंडेशन और खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, ये इंटरनेशनल संस्था है, दोनों एजेंसी है, इंस्टीट्यूट है। ये जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड को मान्यता देती है किसी शहर को जो है। तो ध्यान रखिएगा जो है 2020 जो है में भारत का अपना हैदराबाद शहर इस अवार्ड से, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया या मान्यता दी गई ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद। पीएम किसान सम्मान निधि, एक फैक्ट आया है पीएम किसान सम्मान निधि, इससे आप लोग परिचित होंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो है, किसानों को 6,000 रुपये जो है एनुअल सहायता राशि जो है प्रदान की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा जो है। पात्र किसानों को जो है, पंजीकृत पात्र किसानों को जो है 6,000 रुपया प्रतिवर्ष की सहायता जो है गवर्नमेंट केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है 3 किस्तों में, 2000 जो है। तो हाल ही में 2020 के लिए जो है ये उत्तर प्रदेश मतलब इस योजना को क्रियान्वयन करने में जो है अव्वल स्टेट रहा है। भारत में जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने में जो है शीर्षस्थ स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 16 फरवरी को जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने, 16 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है डिजिटली वर्चुअली जो है राजा सुहेल देव का हम लोग प्रायः नाम सुनते हैं जो है। तो राजा सुहेल देव का स्मारक प्रतिमा एवं उसके पास चित्तौरा झील के विकास या पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया, वर्चुअली उद्घाटन किया। मतलब ये कहाँ पर है? राजा सुहेल देव स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है और चित्तौरा झील जो है कहाँ पर है, जिसका कि विकास करके सौंदर्यीकरण किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। और इससे रिलेटेड जो है उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 16 फरवरी को किया गया। ये बहराइच में है, उत्तर प्रदेश के बहराइच में है जो है। तो राजा सुहेल देव का स्मारक, राजा सुहेल देव कौन है, अब इसको एक नज़र देख लिया जाए जो है। राजा सुहेल देव कौन थे? तो हिस्ट्री में जो है कम ही जिक्र इनका राजा सुहेल देव का मिलता है। और ये ध्यान रखिएगा कि राजा सुहेल देव पर इस समय जो है यूपी में राजनीति हो रही है जो है। सुहेल देव ये राजभर जो है समुदाय से संबंधित थे जो है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभरों का जो है कुछ ज़्यादा ही योग बैंक है। तो इनको मतलब इस समुदाय को आकर्षित करने के लिए जो है आए दिन विविध सरकारों द्वारा जो है, विविध पार्टियों द्वारा जो है राजा सुहेल देव का महिमा मंडन भी किया जाता है जो है। तो खैर वो तो बात राजनीति की है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, करंट घटनाएं जो हम लोगों की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो राजा सुहेल देव का स्मारक, और इस स्मारक के परिक्षेत्र में जो है जो चित्तौरा झील जो है स्थित है, उसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा, विकास कराया जाएगा और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। ये कार्य कहाँ होगा? बहराइच में। ये माना जाता है कि बहराइच का परिक्षेत्र जो है राजा सुहेल देव की कर्मस्थली रही है। तो राजा सुहेल देव कौन थे जो है, हम लोगों को हिस्ट्री में जाना पड़ेगा
मेडुअल हिस्ट्री, सल्तनत काल। महमूद गजनवी का पीरियड रहता है, महमूद गजनी, महमूद गजनवी। ये जो है रिलेटेड है 11वीं सदी से। 1025 में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था, मीन्स जो है 11वीं सदी से ये रिलेटेड है महमूद गजनवी जो है। तो 11वीं सदी की बात है, तो इसी में जो है महमूद गाजी, मसूद गाजी, इसका भांजा रहता है जो है मसूद गाजी, एक इंडिया में आता है आक्रमण करने के लिए। महमूद गजनी के बाद याद रखिएगा, महमूद गजनवी के बाद जो है ये मसूद गाजी जो है कौन है, इसका जो है भांजा है, वो भी इंडिया में आक्रमण करने के लिए 11वीं सदी में जो है इंडिया आता है जो है। और इन्हीं के पीरियड में 11वीं सदी में राजा सुहेल देव होते हैं, राजा सुहेल देव। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक एरिया है इनका, मेन रूप से श्रावस्ती के आसपास जो है ये श्रावस्ती के राजा बताए जाते हैं जो है। श्रावस्ती के राजा ये 11वीं सदी में थे। और इनका जिक्र कहाँ मिलता है जो है इतिहास में, कहाँ पर मिलता है? अब्दुल रहमान चिश्ती, अब्दुल रहमान चिश्ती। मिराती मसूदी। अब्दुल रहमान चिश्ती एक इतिहासकार होते हैं जो है 17वीं सदी में, मतलब मुगल पीरियड 17वीं सदी में जो है लगभग जहांगीर का पीरियड था। तो उस पीरियड में जो है अब्दुल रहमान चिश्ती जो है एक इतिहासकार रहते हैं। उनके जो है एक दस्तावेज लिखे हैं जो प्राप्त हुई है, मिरात ई मसूदी। मिरात ई मसूदी, मिरात ई मसूदी जो है किसका लिखित दस्तावेज है जो है अब्दुल रहमान चिश्ती की, जो किसके पीरियड के थे? जहांगीर पीरियड के, मीन 17वीं सदी। तो राजा सुहेल देव 11वीं सदी के, और इनके बारे में इतिहास में जानकारी प्राप्त हो रही है 17वीं सदी में इस दस्तावेज के द्वारा। उसमें ये वर्णन है कि राजा सुहेल देव जो है श्रावस्ती के राजा थे जो है, और जब महमूद गजनवी का भांजा जो है मसूद गाजी जो है आक्रमणकारी बन करके जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में आया जो है, तो उसका कड़ा प्रतिरोध बहुत सारे राजा जो है घुटने के लिए समर्पण कर दिए जो है। लेकिन श्रावस्ती परिक्षेत्र के राजा जो है सुहेल देव थे, उन्होंने उसका कड़ा प्रतिरोध किया जो है, और लड़ाई में मसूद गाजी जो है, इसी लड़ाई में सुहेल देव के साथ लड़ाई में जो है बुरी तरीके से घायल हो गया, और अंततः जो है उसकी मृत्यु हो गई। और इच्छानुसार जो है उसे बहराइच में ही दफनाया गया जो है। बहराइच मतलब उसकी इच्छा थी कि हमें जो है दफनाया जाए बहराइच में जो है। वो प्लेस जो है, मतलब वो प्लेस जो है इसे अच्छा लग गया था। तो जब ये घायल हुआ, बीमार हुआ जो है, तो ये अपने समर्थकों से कहा कि हमें बहराइच में ही दफनाया जाए जो है। और इसने मतलब जब यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आया जो है आक्रमणकारी बन करके, तो सतरेक जो है इसे अच्छा लगा जो है, और वहाँ पर बसने की इच्छा भी जाहिर की थी। सतरेक मीन्स बहराइच के बगल का बाराबंकी परिक्षेत्र जो है। तो काफ़ी दिनों तक मतलब विचरण किया, यहाँ पर रहा होगा, तभी तो जो है इसने रहने की इच्छा जताई जो है, और कहा किसी प्लेस को देखा कि हमारा कब्रिस्तान यहाँ पर बहराइच में स्थापित किया जाए। और रहने की इच्छा जो है सतरेक, उस समय कहा जाता था बाराबंकी को, जो अपना बाराबंकी है सतरेक था जो है, वहाँ पर रहने की इच्छा जो है मसूद गाजी ने जो है जताई थी। और इनको जो है इनके अनुसार, इनकी इच्छा अनुसार जो है बहराइच में इन्हें दफनाया गया, कब्र बनाया गया। और वहाँ आज भी जो है बहुत सारे लोग, हिंदू मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोग जो है बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर प्रतिवर्ष जाते हैं जो है, उनका दर्शन करते हैं और श्रद्धा पूजन करते हैं जो है। तो याद रखिएगा मेला लगता है सैयद सालार महमूद गाजी का जो है बहराइच में। तो यही जो है सैयद सालार महमूद गाजी हैं जो है, जो गजनवी के जो है
महमूद गजनवी के भांजे हैं और जिनका कड़ा प्रतिरोध राजा सुहेल देव ने किया था जो है। तो ये हुई पूरी इसकी कहानी। तो उसी पर जो है ये प्रधानमंत्री मोदी ने इनके जन्मदिन, देखिए जन्मदिन भी इनका मालूम है 16 फरवरी को जो है, 16 फरवरी के दिन जो है वर्चुअली इनके स्मारक की स्थापना जो है का उद्घाटन और उसके पास जो है जो एक झील है उसका पुनर्निर्माण, विकास, सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इससे संबंधित जो है उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया 16 फरवरी को। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। गो इलेक्ट्रिक अभियान, गो इलेक्ट्रिक अभियान जो है का शुभारंभ किसने किया जो है, तो नितिन गडकरी ने जो है, नितिन गडकरी ने गो इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ किया। और ये अभियान क्या है कि मतलब प्रदूषण, तापीय ईंधन को जो है, जो प्रदूषणकारी ईंधन है जो है डीजल, पेट्रोल जो है उनका उपयोग कम किया जाए जो है, उनके उपयोग को नियंत्रित किया जाए और जो बायोफ्यूल हैं जो है जिनसे कि प्रदूषण नहीं होता है उनका अधिकाधिक उपयोग किया जाए। इसी संदर्भ में जो है इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है तो वाहनों का प्रयोग अधिकाधिक जो है इलेक्ट्रिक युक्त वाहनों का प्रयोग किया जाए और रसोई घर में भी जो है जो ईंधन का इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रिक ईंधन हो जो है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी रेफरेंस में जो है नितिन गडकरी ने वो इलेक्ट्रिक अभियान का जो है शुभारंभ किया कि इसमें हम अधिकाधिक जो है इलेक्ट्रिक ऊर्जा का प्रयोग करें जो है, चाहे परिवहन में या अपने रसोई घर में जो है इलेक्ट्रिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए जो है। तो इसके प्रति जो है जागरूकता पैदा करने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ जो है हाल ही में नितिन गडकरी ने किया जो है। तो ध्यान रखिएगा गो इलेक्ट्रिक अभियान क्या है। कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के लिए और इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है हाल ही में किस डिस्ट्रिक्ट के किस जिला प्रशासन को पुरस्कृत किया गया जो है कोविड-19 के प्रति, कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन एवं इसको रोकने के लिए जो है, इसके संक्रमण को रोकने के लिए जो है उत्कृष्ट कार्य करने की दिशा में कार्य करने के लिए जो है किस जिला प्रशासन को हाल ही में पुरस्कृत किया गया और तो किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, एक्सीलेंस इन हेल्थ का स्कॉच गोल्ड पुरस्कार जो है, स्कॉच गोल्ड पुरस्कार एक्सीलेंस इन हेल्थ के क्षेत्र में। तो अवार्ड का नाम क्या है, इस एक्सीलेंस इन हेल्थ, एक्सीलेंस इन हेल्थ का स्कॉच गोल्ड पुरस्कार जो है किस जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ, तो ये याद रखिएगा जो है रामनगरी अयोध्या को जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ जो है कोविड-19 के रेफरेंस में जो है बेहतर प्रदर्शन के लिए जो है बेहतर कार्यकलाप करने के लिए जो है बेहतर प्रबंधन के लिए, मतलब कोविड-19 की रोकथाम में जो है रोकथाम करने के लिए जो है उत्कृष्ट प्रयासों के लिए जो है अयोध्या जिला प्रशासन को जो है एक्सीलेंस इन हेल्थ का स्कॉच गोल्ड पुरस्कार जो है प्रदान किया गया जो है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले वहाँ के डीएम अनुज कुमार झा थे जो है। तो याद रखिएगा एक्सीलेंस इन हेल्थ का स्कॉच गोल्ड पुरस्कार अयोध्या को मिला है। भारत का पहला अंडर स्टार्म रिसर्च टेस्ट बेड, भारत का पहला अंडर स्टार्म रिसर्च टेस्ट बेड। अंडर स्टार्म मतलब जो है आंधी तूफान, अपने यहाँ जो है भारत में आंधी तूफान बहुत आते रहते हैं जो है गर्मियों के महीनों में, अप्रैल मई जून के महीनों में जो है आंधी तूफान प्रायः आते रहते हैं जो है और इनसे काफ़ी जनधन की हानि भी होती है। तो उसी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मतलब उसकी पूर्व चेतावनी को सटीक पूर्व चेतावनी दिया जा सके और आने पर जो है या आने के पहले जो है कैसे कैसे क्या क्या बचाव कार्य किए जाएं जो है आंधी तूफान के आने के पहले। तो इस क्षेत्र में जो है विविध अनुसंधान के लिए जो है सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, उड़ीसा के बालासोर में जो है, उड़ीसा के बालासोर में जो है, बालासोर में जो है उड़ीसा स्टेट है, वहाँ के बालासोर जो है प्लेस पर ये टेस्ट सेंटर मतलब आंधी तूफान जो है अंडर स्टार्म जो है टेस्ट बेड, रिसर्च टेस्ट बेड की
स्थापना की जा रही है जो है। तो मतलब आंधी तूफान से रिलेटेड सारे अनुसंधान जो है बचाव कार्य, इसमें कैसे कैसे क्या किया जाए इस पर पूरा रिसर्च होगा। तो ध्यान रखिएगा जो है ये रिसर्च सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश करने की घोषणा की गई है, बालासोर उड़ीसा स्टेट में जो है। इसी तर्ज पर भारत का पहला मानसून टेस्ट बेड, भारत का पहला मानसून टेस्ट बेड जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है। मतलब मानसून के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कि मानसून कैसे कैसे आएगा जो है, कब आएगा जो है, पूर्व भविष्यवाणी जो है सटीक रूप से कैसे की जाए जो है, या कौन कौन सी फसलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, फसल कैसी होगी इस बार। तो इन सब पर जो है विस्तृत अनुसंधान के लिए, मानसून से रिलेटेड विस्तृत अनुसंधान के लिए जो है एक सेंटर जो है, रिसर्च सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो मानसून टेस्ट बेड ध्यान रखिएगा भोपाल में जो है, और अंडर स्टार रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ पर, बालासोर उड़ीसा में जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये दोनों सेंटर जो है आप सब याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। रश्मि सावंत एक नाम आया है जो है सुर्खियों में, रश्मि सावंत जो है। रश्मि सावंत कौन पर्सनालिटी हैं जो है, ये क्यों चर्चित रही हैं। तो रश्मि सावंत भारतीय हैं, अपने इंडिया की हैं जो है, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं जो है, ये अपने भारत की हैं, इंडिया की हैं जो है, भारत की नागरिक हैं। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है छात्र संघ में, स्टूडेंट यूनियन में जो है अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला है, भारत की प्रथम महिला है जो कि भारत की नागरिक है। ध्यान रखिएगा इनसे पहले भी जो है भारतीय मूल की महिला जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष रह चुकी है जो है, लेकिन जो भारत की नागरिकता लिए हुए है जो है, ऐसी महिला पहली बार जो है रश्मि सावंत जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट जो है निर्वाचित हुई हैं। तो भारतीय नागरिक वह कौन सी भारतीय महिला है जो पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है जो है, तो रश्मि सावंत है। भारत का पहला डाक पार्क जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है, भारत का पहला डाक पार्क। डाक पार्क मीन्स यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये पालतू कुत्तों के लिए, मतलब कुत्तों का जो है ये पार्क होगा, ये कुत्तों की देखभाल, उसके जो है स्वास्थ्य रक्षा के लिए जो है ये पार्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो मतलब इस पार्क में कुत्ते ही कुत्ते होंगे और उनके लिए जो है विविध सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही हैं जो है, उनके लिए नाश्ते पानी भोजन की बढ़िया व्यवस्था होगी, और जिम के भी ऑपरेटर्स वहाँ लगाए जा रहे हैं जिससे कुत्ते जो है अपना स्वास्थ्य बना सके जो है, उन्हें इस ढंग से जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। तो सोचिए जो है मनुष्यों का पार्क जो है, और अब कुत्तों का पार्क भी जो है अपने इंडिया में इस्टेब्लिश होने लगा है जो है, कितनी बड़ी शौक की बात है जो है। तो कुत्ते के शौकीन लोगों के लिए जो है काफ़ी सुविधाजनक बात है, वहाँ पर जा कर के जो है अच्छे कुत्ते जो है पार्क में ले सकेंगे जो है, और कुत्तों के साथ अपना मनोरंजन भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार का ऐसा पहला पार्क जो है कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये हैदराबाद में जो है, हैदराबाद में। अभी हैदराबाद का प्रकरण आया था जो है, और हम लोग जो है हैदराबाद को पढ़े थे। इस संदर्भ में जो है अभी जो है 15 मिनट पहले ये 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद। तो अब यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड भारत का पहला जो है डाक पार्क जो है हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो वहाँ पालतू कुत्तों के जो है स्वास्थ्य के लिए और उसकी देखभाल के लिए विविध जो है संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इस पार्क में अवेलेबल रहेंगे जो है। फायर सेफ्टी प्रशिक्षण है, मतलब फायर सेफ्टी प्रशिक्षण है, कहीं आग लग जाए जो है तो उससे दुर्घटना ना होने पाए जो है, आग लगने से बचाव के लिए जो है
लोगों को जो है प्रशिक्षण देने के लिए कौशल केंद्र की स्थापना, ये DRDO का कौशल केंद्र है जो है। तो फायर सेफ्टी के प्रशिक्षण के लिए कौशल DRDO के कौशल केंद्र की स्थापना जो है कहाँ पर की जा रही है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो है, इसके आने की संभावना अधिक है जो है, अधिक दिख रही है। क्योंकि जो है ये DRDO ने कहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा है ऐसे कौशल जो है प्रशिक्षण केंद्र की, फायर सेफ्टी से जो है रिलेटेड प्रशिक्षण केंद्र जो है कौशल केंद्र, इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है पिलकुआ में स्थापित किया जा रहा है जो है DRDO द्वारा जो है ये प्रशिक्षण केंद्र, जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड है। मतलब आग से जो है, आग लगने से जो है कैसे बचाव किया जाए जो है, कैसे सुरक्षा की जाए, तो इसके लिए DRDO ने जो है एक प्रशिक्षण केंद्र जो है खोल रहा है। इसकी घोषणा की गई है, वो कहाँ पर खोल रहा है जो है, ये पिलकुआ हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में, यूपी का हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है खोले जाने की घोषणा DRDO द्वारा कर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा जो है फायर सेफ्टी प्रशिक्षण केंद्र जो है पिलकुआ हापुड़ यूपी में जो है खोला जा रहा है, इसलिए ये UPPCS के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। आगे चलते हैं। एरो इंडिया प्रदर्शनी जो है कहाँ आयोजित की गई जो है, तो ध्यान रखिएगा ये एरो इंडिया प्रदर्शनी जो है पर 2 ईयर्स पर आयोजित की जाती है जो है, इंडिया में जो है प्रति 2 वर्ष पर आयोजित की जाती है। और इसका फिक्स प्लेस है जो है हर बार जो है बंगलौर में ही आयोजित की जाती है। तो एरो इंडिया प्रदर्शनी जो है बंगलौर में हर 2 वर्ष आयोजित की जाती है, तो इस बार भी जो है बंगलौर में आयोजित की गई। और ये इसमें क्या होता है जो है किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो एरो स्पेस, मतलब एक तो स्पेस के क्षेत्र में जो अपने हेलीकॉप्टर जो है, वायुयान जो है, अच्छे वायुयान जो है, हेलीकॉप्टर या अन्य मिसाइलें जो है उससे रिलेटेड प्रदर्शनी होती है। और रक्षा से रिलेटेड भी जितने भी संसाधन हैं, उत्कृष्ट संसाधन हैं जो है, अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब की जो है प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की जाती है, इस मेले में आयोजित होती है। इन सभी जो है संसाधनों की प्रदर्शनी को एयर से रिलेटेड हेलीकॉप्टर, वायुयान, मिसाइल जो है और रक्षा क्षेत्र से संबंधित जो है घातक जो है हथियार बनाए गए हैं जो है या मंगाए गए हैं, तो उन सब की प्रदर्शनी जो है यहाँ पर लगाई जाती है, मतलब अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है। और इस मेले में, इस प्रदर्शनी में जो है बहुत सारे देश भाग लेते हैं जो है, हर 2 वर्ष बाद ये बंगलौर में आयोजित किया जाता है। तो इसमें जो है याद करने की बात नहीं है, किसी भी ईयर यदि क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिएगा एरो स्पेस प्रदर्शनी जो है बंगलौर में। 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है, 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट आई है एशिया के टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में, एशिया के टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में जो है भारत के कौन कौन से शहर शामिल किए गए जो है। टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट मतलब टहलने घूमने के लिए भारत के जो है कौन कौन से अच्छे जो है शहर हैं, कौन कौन से जो है किन किन शहरों में जो है घूमने टहलने रहने के लिए की दृष्टि से अच्छी सुविधाएं जो है अवेलेबल हैं, इन शहरों की सूची होती है टॉप डेस्टिनेशंस जो है। तो बहुत से सारे मतलब इसमें कई देशों के जो है शहरों की सूची जारी हुई इसमें जो है, और अपने इंडिया से जो है कौन कौन से शहर सम्मिलित किए गए, तो दिल्ली, जयपुर, गोवा, उदयपुर, दिल्ली, जयपुर, गोवा, उदयपुर जो है, दिल्ली जो है फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद जयपुर, उदयपुर, गोवा और उदयपुर। दिल्ली फर्स्ट जो है, सेकंड जयपुर, थर्ड गोवा और फोर्थ जो है उदयपुर। ये मतलब अपने इंडिया के जो है टॉप डेस्टिनेशन सिटीज़ हैं, मतलब रहने, खाने, घूमने, टहलने के लिए जो है अच्छी सुविधाएं जो है इन शहरों में अवेलेबल हैं। तो नंबर 1 पर इस दृष्टि से जो है दिल्ली है, दिल्ली, इसके बाद जयपुर, गोवा, उदयपुर। मतलब अगर पूछा भी जाएगा तो केवल नंबर 1 जो है सिटी, इंडिया की नंबर 1 सिटी जो है कौन सी है पहले स्थान पर, तो दिल्ली है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है कौन सी ऐसी सिटी है जो है, तो
तो याद रखिएगा बाली, इंडोनेशिया का जो है बाली शहर इस रेफरेंस में जो है अव्वल दर्जे पर है, मतलब वहाँ पर रहने, खाने, घूमने, टहलने के लिए जो है आपको अच्छी सुविधाएं जो है प्राप्त होंगी, जो है प्राप्त है। तो इस लिस्ट में जो है बाली शहर नंबर 1 पर है और अपने यहाँ के जो है 4 शहर सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें दिल्ली प्रमुख है, दिल्ली श्रेष्ठ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो है ये टाटा ट्रस्ट एक एजेंसी है जो है उसके द्वारा प्रकाशित की गई है, प्रकाशित की जाती है। तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इंडिया क्या है, जस्टिस रिपोर्ट, तो जाहिर सी बात है जस्टिस के बारे में जो है ये रिपोर्ट है। तो इंडिया में जस्टिस की क्या मतलब नेचर है, तो मतलब इसमें ये दिखाया गया है, ऐसे जो है स्टेट की सूची जो है इंडिया की रखी गई है, सम्मिलित की गई है, जो जहाँ पर जो है न्याय प्राप्त करना सहज और सुगम है, मतलब जहाँ पर जो है आसानी से न्याय प्राप्त किया जा सकता है, न्याय प्राप्त होता हो जो है। तो ऐसे जो है इंडिया का जो है पहला शहर, पहला स्टेट जो है, मतलब पहले नंबर पर किस स्टेट का नाम है जो है, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र। इंडिया का महाराष्ट्र जो है पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जो है न्याय प्रणाली जो है काफ़ी सहज और सुगम है, मीन्स कोई भी व्यक्ति जो है सहजता से वहाँ न्याय प्राप्त कर सकता है जो है। तो ऐसा मतलब इंडिया का पहला स्टेट कौन है जो है, महाराष्ट्र। तो ये टाटा ट्रस्ट ने जो है ये एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। उसके अनुसार जो है भारत का कौन सा स्टेट है जो मतलब सहजता पूर्वक, सुगमता पूर्वक न्याय प्रदान करने की दृष्टि से प्रथम नंबर पर है जो है, तो ये महाराष्ट्र है। और अपना यूपी जो है 18वें पायदान पर है, मतलब इसमें 18 स्टेट ही रखे गए थे इस सूची में, मतलब बड़े और मध्यम स्टेट और जो है छोटे स्टेट की अलग से सूची इसने प्रकाशित करके की है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जो है, हम लोगों के लिए बड़े स्टेट इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर। तो पहला नंबर पर जो है महाराष्ट्र है और अंतिम पायदान पर जो है यूपी है 18वें नंबर पर। और इस लिस्ट में बड़े और मध्यम जो है राज्यों को ही शामिल किया गया है, कुल 18 स्टेट को। हाँ, एक घटना है 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड को, ये शताब्दी ईयर था 2021। चौरी चौरा कांड का शताब्दी ईयर था, 100 वर्ष पूरे हो गए हैं 2021 को जो है, क्योंकि चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 2022 को घटित हुई थी। और अब सबको बताने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री, चौरी चौरा प्रकरण आप लोग जो है जानते होंगे पहले से ही जो है। तो 4 फरवरी 1922 को ये घटना होती है चौरी चौरा की जो है, और 4 फरवरी 1921 को इसलिए जो है शताब्दी वर्ष था चौरी चौरा कांड का जो है। तो इसमें विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया जो है चौरी चौरा कांड के परिप्रेक्ष्य में। तो चौरी चौरा कांड था जो है इस समय 1921 1922 ये गोरखपुर ज़िले का जो है एक छोटा सा स्टेशन था चौरी चौरा। चौरी और चौरा जो है 2 अलग अलग गांव थे जो है, और वहाँ का स्टेशन था जो है, वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी था चौरी चौरा, और पुलिस स्टेशन 19 थाना भी था चौरी चौरा में, थाना भी था जो है 1920-21 में जो है 21 में जो है। तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो है चल रहा था, चरम पर था जो है। तो कुछ प्रदर्शनकारी मतलब कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो है जुलूस निकाल करके जो है जा रहे थे नारेबाजी करते हुए, आंदोलन करते हुए जो है, क्योंकि असहयोग आंदोलन चल ही रहा था गांधी जी द्वारा। तो उसी रेफरेंस में जो है प्रदर्शनकारी जा रहे थे, तो उन पर जो है पुलिस बलों ने जो है हिंसात्मक कार्यवाही की जो है, उनका प्रतिरोध किया। कुछ जो है हिंसात्मक घटनाएं हुई जो है, तो उसके प्रतिरोध में जो है बहुत सारे आंदोलनकारी जा करके जो है थाने में पुलिस बल को घेर लिए, थाने का घेराव कर लिए जो है, और असहाय पा करके जो है पुलिसकर्मी जो है थाने के अंदर अपने आप जो है घुस गए जो है, और अंदर से जो है
दरवाजे आज बंद कर लिए गए और ये बताया जाता है हिस्ट्री में जो है 24 पुलिसकर्मी थाने के अंदर थे और इस भीड़ ने जो है थाने को जला दिया और सारे 24 पुलिसकर्मी जल करके खाक हो गए जो है। तो इस घटना से आहत होकर के जो है 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि ये हिंसात्मक घटना थी और महात्मा गांधी जो है हिंसा के प्रबल विरोधी थे और साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते थे जो है। तो चूंकि हिंसा की घटना हो गई थी इसलिए जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया जो है। हालांकि बहुत सारे श्रेष्ठ नेताओं ने जो है महात्मा गांधी की इस असहयोग आंदोलन वापसी की घटना का जो है प्रबल विरोध किए, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि यदि इसे वापस नहीं लिया जाता है तो और अधिक हिंसा होने की विविध प्लेसेस में और अधिक हिंसा होने की संभावना है जो है। मतलब और अधिक आंदोलन में और अधिक हिंसा हो सकती है, आंदोलन हिंसात्मक बन जाएगा जो है। तो इसकी आशंका है, इसलिए मैंने इस आंदोलन को वापस लिया है जो है। तो ये था आपका 4 फरवरी का प्रकरण चौरी चौरा का और उसकी शताब्दी वर्ष हम लोग मनाए हुए हैं। ऐसा कौन सा स्टेट है जो महिलाओं में पति की पैतृक संपत्ति में जो है हिस्सेदारी के लिए प्रावधान कर दिया है? मतलब महिलाएं भी जो है अपने पति की पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार रहेंगी जो है। मतलब ससुर की संपत्ति में, या ससुर के जो है 4 लड़के हैं जो है, तो 5वीं लड़की जो है बहू मानी जाएगी। मतलब जितनी भी बहुएं हैं जो है वो लड़कों के बराबर अंश की भागीदार जो है ससुर की संपत्ति में प्राप्त कर सकेंगी। इसके लिए प्रावधान जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है बना दिया है। तो याद रखिएगा, पति की पैतृक संपत्ति में जो है महिलाओं को अधिकार देने वाला भारत का पहला स्टेट कौन है? उत्तराखंड है। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ कार्य कर रही है जो है? भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है तिरुवनंतपुरम में जो है इस्टेब्लिश हो गई है। इस्टेब्लिश ही नहीं हो गई है बल्कि वह कार्य रूप में परिणत हो गई है, वहाँ कार्य होने लगा है जो है। तो भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में जो है। याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम में। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित होने वाली बस सेवा कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये एनटीपीसी की योजना है। एनटीपीसी ने घोषणा की है कि हम जो है हाइड्रोजन ईंधन से, अब यहाँ फिर पर्यावरण आ गया, मतलब प्रदूषणकारी जो है ईंधन से छुटकारा दिया जाए जो है। तो इसी संदर्भ में जो है हाइड्रोजन ईंधन से जो है एनटीपीसी जो है बस चलाने की घोषणा की है। और वो बस कहाँ से चलाएगी जो है? दिल्ली से जयपुर जो है। तो याद रखिएगा, एनटीपीसी ने ये घोषणा की है कि हम जो है हाइड्रोजन ईंधन से जो है संचालित होने वाली बसों को चलाएंगे दिल्ली से जयपुर शहर के बीच में। भारत का पहला खिलौना मेला हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत का पहला खिलौना मेला जो है कर्नाटक में, बंगलौर में आयोजित किया गया। कर्नाटक में आयोजित किया गया और ये वर्चुअली था। ये मेला जो है वर्चुअली आयोजित किया गया और इसमें कई देशों के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने, व्यापारियों ने जो है भाग लिया जो है। तो पीएम मोदी खिलौने का, क्योंकि भारत जो है खिलौने का बहुत बड़ा उपभोक्ता देश है, बहुत बड़ा आयातक देश है जो है। और पीएम मोदी ने उनकी स्वावलंबन भारत जो है ये महत्वाकांक्षी स्कीम है जो है मेड इन इंडिया की स्कीम जो है ये एनडीए गवर्नमेंट चला रही है जो है। या लोकल फॉर वोकल भी जो है, वोकल फॉर लोकल मतलब लोकल के लिए मुखर होइए। मतलब अपने यहाँ जो है प्रोडक्शन, स्वदेशी प्रोडक्शन, अपने यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ावा दीजिए। तो ये आया कि जो है खेलों का, हमारे खेल की सामानों का जो है अपना भारत बहुत बड़ा उपभोक्ता आयातक देश है जो है। इसलिए भारत को जो है
खेल के सामानों का निर्माता बने जो है, भारत को खेल के सामानों का निर्माता बनाया जाए जो है। तो इस परिप्रेक्ष्य में बंगलौर में जो है एक खिलौना क्लस्टर भी स्थापित किया जा रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं जो है। तो उसी रेफरेंस में जो है भारत का खेल का मेला जो है आयोजित किया गया, वो भी कर्नाटक स्टेट में आयोजित किया गया वर्चुअली जो है। तो इस तरीके से पीएम मोदी का प्रयास है कि क्योंकि भारत में खिलौने की खपत बहुत अधिक हो रही है, तो इसके स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए कि खिलौने का अधिकाधिक उत्पादन जो है भारत में हो सके जो है, भारत में किया जा सके, इन सब सामानों का विनिर्माण भारत में हो। तो उसी से रिलेटेड ये दोनों ही कार्यक्रम, खिलौना मेला और जो है क्लस्टर, खिलौना क्लस्टर बंगलौर में, और खिलौना मेला कहाँ आयोजित किया गया है ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। तो मित्रों, इस तरीके से जो है आप लोगों का नेशनल पोर्शन जो फरवरी मंथ के लिए था, फरवरी मंथ का नेशनल पोर्शन जो है आज यहीं पर फिनिश होता है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी फरवरी मंथ में ही रहेंगे। और सेक्टर क्या रहेगा, इंटरनेशनल सेक्टर, इंटरनेशनल पोर्शन पर जो है हम लोग मूव करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे जो है फरवरी मंथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जो है। ठीक मित्रों, थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।